लिंग्विस्टिक्स पे हमने लास्ट में देखा था कि आखिर इस पर बुक लिखने का आगाज़ कब हुआ, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी थी, और लैंग्वेज की इक्वालिटी के बारे में भी सवाल हुआ। और हमने ये भी देखा कि इस पे सबसे पहली जो बुक है अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड, ये पनीनी ने हमने पढ़ा के लिखी थी, आष्टदया। काफ़ी पुराना टाइम है, प्लेटो से भी पहले, यानी ग्रीक ईरा से भी पहले। उसके बाद ग्रीक ईरा में क्रेटाइलस जो है बुक, प्लेटो ने सबसे पहली बुक लिंग्विस्टिक्स पे लिखी, जहाँ पे उसके करैक्टर डिबेट करते हैं और हमारे सामने दो ट्रेंड मिलते हैं, कन्वेंशनलिस्ट और नेचुरलिस्ट और एसेंशियलिस्ट। और उसके बाद जो बुक है इंपॉर्टेंट, डी इंटरप्रिटेशन बाय प्लेटो। तो प्लेटो इस बुक में ओपनली जो है वो कहते हैं कि एसेंशियलिस्ट थ्योरी ज़्यादा बेहतर है, इंट्रिंसिक जो रिलेशनशिप मौजूद है वर्ड्स और थिंग्स के दरमियान। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। सो नेक्स्ट जो है कि मिडिल एजेस के अंदर जो लिंग्विस्टिक्स पर काम हुआ, अभी मिडिल एजेस में हम देख रहे हैं लिटरेचर का काम सारा कुछ, तो उस पे ऊपर हम काम को देखते हैं। मिडिल एजेस में जो लिंग्विस्टिक की बुक लिखी गई दैट वाज डी लिंगुआ लैटिना, ठीक है, डी लिंगुआ लैटिना वाज द बुक रिटन बाय मार्कस ट्रेंटियस वारो। ये रोमन आथर हैं, रोमन ग्रामरियन है। इसने ग्रामर की पहली बुक लिखी है जो लैटिन ग्रामर को एक्सप्लेन किया है, जहां पे, ठीक है, मार्कस टेरेंटियस वारो, डी लिंगुआ लैटिना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है क्योंकि बाद में जो जितनी भी यूरोपियन लैंग्वेजेस की ग्रामर को जब लिखा गया तो इस बुक का जो स्ट्रक्चर है उसे हमेशा फॉलो किया गया। और इसी वजह से ये प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो आप देखते हैं, सुनते हैं लिंग्विस्टिक्स के अंदर या टैफल के अंदर सुनते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच, वो यही थी। वो इसी बुक को सामने रखकर, डी लिंगुआ लैटिना को सामने रखकर, जो बेसिकली तो एक्सप्लेन कर रही थी स्ट्रक्चर ऑफ द लैटिन, उसको सामने रखकर इंग्लिश को एक्सप्लेन करना और अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस को एक्सप्लेन करना, ये डिस्क्रिप्टिव है स्टडी, सॉरी प्रिस्क्रिप्टिव है। इसके अपोजिट है डिस्क्रिप्टिव। The emphasis on speaking and the writing continued in Europe. In the medieval universities, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ, पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, grammar, dialectic and the rhetoric were taught. उस जमाने में ये सबसे फेमस सब्जेक्ट हुआ करते थे। As Latin was the language of scholars, it was considered superior. Thus, when European scholars wrote grammars of the modern European languages, such as that of English, they based them on Latin grammar. So, okay, जब हम linguistics के part की तरफ थे तो मैं बता रहा था कि मिडिल एजेस के अंदर जो ग्रीक की जो बुक है, सबसे पहले तो पनीनी की बुक का हमने जिक्र किया, अष्टाध्यायी का, फिर हमने जिक्र किया क्रेटाइलस का, उसके बाद जो है हिस्ट्री अगर देखें लिंग्विस्टिक्स की, और उसमें भी हमने दो अप्रोचेस देखी। फिर हमने डी इंटरप्रिटेशन देखी जो कि ग्रीक में एक और इम्पोर्टेंट बुक है लिंग्विस्टिक्स, यानी ग्रामर के ऊपर और लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, डी इंटरप्रिटेशन बाय एरिस्टोटल। और उसके बाद मिडिल एजेस में आ जाएं, रोमन ईरा में आ जाएं, ग्रीक ईरा के बाद आता है रोमन ईरा। तो रोमन ईरा में जो इंपॉर्टेंट बुक लिखेगी दैट वाज मार्कस टेरेंटियस वारो ने लिखी, डी लिंगुआ लैटिना। दिस इज द ग्रामर बुक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ लैटिन। तो लैटिन के बारे में थी ये सारी, लेकिन इस बुक की एक अहम बात, इसने प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच को जन्म दिया, क्योंकि आने वाले टाइम में यूरोपियन लैंग्वेजेस और भी अदर लैंग्वेजेस जब पढ़ाई गई तो उनकी जो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट था वो सारा वारो का ही इस्तेमाल किया गया। ये नहीं सोचा गया कि वो अलग लैंग्वेज है, उसका कोई और यूज हो सकता है, वो डिफरेंट भी इसका फंक्शन या कैटेगरीज हो सकती है, नहीं, उन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड किया गया लैंग्वेज को, उन्हीं स्लॉट्स के अंदर जिसमें लैटिन लैंग्वेज डिवाइडेड थी। उससे अगले टाइम में आगे, उस मिडिल एज के बाद अगर आप आ जाते हैं तो एक और टाइम है जो इसको हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का हम टाइम कहेंगे, उसके बाद जो स्टार्ट होती है। इन द 19th सेंचुरी लिंग्विस्टिक्स प्रोग्रेस मोस्टली इन द सेंट्रल यूरोप, ठीक है, सेंट्रल यूरोप ज्यादा गढ़ था लिंग्विस्टिक्स का। उसके बाद यूरोप में जब स्टडी डेवलप हुई, यूरोपियन स्पेशली जर्मन यूनिवर्सिटीज वर रिसर्च ओरिएंटेड एंड देयर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च वाज कंपेयरिंग द वर्ड्स ऑफ द वन लैंग्वेज विद द अदर लैंग्वेज। उस जमाने में जो एक रिवाज जोर पकड़ा 19th सेंचुरी, अब मॉडर्न काम जो है डी लिंगुआ लैटिना के बाद 19th सेंचुरी में यूरोप में फिर लैंग्वेज पर काम हुआ, इससे पहले कोई खास काम नहीं हुआ। और उस जमाने में भी क्या इंटरेस्ट हुआ कि एक जबान के जो अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं, वन लैंग्वेज बिलोंगिंग,
उसको अदर लैंग्वेज के वर्ड्स के साथ कंपेयर, ये कंपैरिजन का जो रिवाज है, एक ट्रेडिशन शुरू हुआ, स्टडी शुरू हुई. सो दिस मॉडल इज कॉल्ड द फिलोलॉजी. फिलो मीन लव एंड लोगोस मीन वर्ड. तो लव ऑफ वर्ड्स जो है, यानी फिलोलॉजिकल जो ट्रेडिशन था, इसमें खास तौर पे वर्ड्स के ओरिजिन को भी सर्च किया जाता था, जिसको कहते हैं हम एटिमोलॉजी. एटिमोलॉजी क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, कि वर्ड्स कहाँ से शुरू हुए, किस तरह एक जबान से दूसरी जबान में आते हुए क्या मतलब है, हो सकता है उनका. तो दैट वाज व्हाई दे आर द हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव लिंग्विस्ट. इसको हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी आप कह सकते हैं, जैसे बाद में सासूर कहेगा कि ये डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक स्टडी है, और इसमें एक लफ्ज, जो लफ्जों का ग्रुप है, या एक लफ्ज दूसरे जबान के लफ्ज के साथ उसको कंपेयर किया जाता है. इसने क्या कंट्रीब्यूशन क्या दिया इस स्टडी ने 19वीं सेंचुरी की, जो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स है या डायाक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स चल पड़ी थी, या जो फिलोलॉजी है. द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज फिलोलॉजिस्ट्स वर द डिस्कवरी दैट लैंग्वेज कैन बी ग्रुप्ड इन फैमिलीज. सबसे बड़ी उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अहम बात है, एंड दैट इज सारी जबानों को उन्होंने क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप कर दिया, फैमिलीज के अंदर डिवाइड कर दिया. जो फैमिली ऑफ लैंग्वेज है, इस कॉन्सेप्ट को दिया. The language of the Europe and the South Asia fall into the Indo-European family. जो जबानों की जो सोर्स को तलाश किया गया कि आखिर वो सबसे पहली जबान कौन सी थी, और वो प्रोटो लैंग्वेज है, और उस प्रोटो लैंग्वेज से फिर बड़ी कौन सी ग्रुप्स हैं जिनमें हम डिवाइड कर सकते हैं. तो लैंग्वेज की फैमिलीज बन गई कि फिर कौन सी मदर लैंग्वेज है, और फिर उसकी कौन सी डॉटर्स हैं, फिर आगे कौन सी ग्रैंड डॉटर्स हैं. तो ये पूरा ये फैमिली ट्री बन गया हर जबानों का. ये उन्होंने एक फायदा किया कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स वालों ने. So this was established by comparing words which were so similar that it seems probable that they were derived from the one word. This means that there was one parent language which gave birth to other languages as people moved away from their original homeland. जैसे जैसे लोग, आपको पता है इंसानों का की जो इब्तदा है साइंस के मुताबिक, वो अफ्रीका से हुई है. होमोसेपियंस 1.5 लाख साल पहले जबान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और वहां से वो निकले हैं. तो जैसे जैसे वो एक दूसरे से अलग होते गए, तो उनकी जो पहली जबान थी उसकी वैरायटीज बनती चली गई, और उनके फिर आगे जो है वो ग्रुप बनते गए, और सब ग्रुप फिर आज की जुबानें मॉडर्न वो हमारे पास आ जाती हैं. तो इसमें एक और कंट्रीब्यूट करने वाले के शख्स का नाम जो मैं लेना चाहिए वो ये है. वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू दिस काइंड ऑफ द रिसर्च वाज सर विलियम जॉन्स. ये नोट करने वाली बात है, सर विलियम जॉन्स 1746 में पैदा हुए, 1904 में इनकी डेथ हो रही है. ही वाज अ जज इन इंडिया एंड फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. तो बंगाल में रहते थे, बंगाल में, जहाँ पे पहली यूनिवर्सिटी भी बनी, आपको पता है अंग्रेजों ने बनाई, और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की भी बुनियाद भी रखी. और ये एक बड़े मोहब्बत करने वाले थे इल्म से, और खासतौर पर लैंग्वेज से. आल्दो ही वाज अ जज इंडिया के अंदर, जो ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त, तो सर विलियम जॉन्स ने क्या रिसर्च, क्या ढूंढा, खास तौर पे उन्होंने, ही एस्टैब्लिश्ड दैट संस्कृत इज सो सिमिलर टू लैटिन एंड ग्रीक. उन्हें लैटिन और ग्रीक पर भी अबूर था, और इंग्लिश पे भी. तो उन्होंने लैटिन और ग्रीक और संस्कृत जो मकामी जुबान थी वहां की, इंडिया की, तो उनमें उन्होंने बेशुमार सिमिलैरिटीज फाइंड की, और फिर बड़े अहम नतीजे निकले. That it could not be by chance. Instead, he argues that 3 languages must have descended from one common ancestor. उन्होंने कहा ये हादसा नहीं हो सकता, बहुत से ऐसे लफ्ज हैं जो दोनों में सिमिलर है, ठीक है, और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता. और उनकी आगे जो रिसर्च करके ये पता चलता है कि लैटिन, ग्रीक और संस्कृत दोनों बड़ी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, पुरानी लैंग्वेजेस हैं. ये तीनों लैंग्वेज की जो मदर लैंग्वेज है वो एक लैंग्वेज है. इसका मतलब ये इनके बोलने वाले बहुत पीछे जाकर एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं. फिलोलॉजिस्ट ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, फिलोलॉजी एक्चुअली इट इज द लिंग्विस्टिक साइंस व्हिच कंपेयर्स द वर्ड्स ऑफ द वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज. तो ये जर्मनी की खासतौर पे यूनिवर्सिटीज पे काम कर रही थी, और उनमें एक ज़्यादा जो शौक पाया जाता है यूरोपियंस के अंदर, ये असल में कोलोनाइजेशन का पीरियड भी था. तो इसमें यूरोपियन जो कि पूरी दुनिया में जा रहे थे, तो उन्होंने एक चीज़ सीख रहे थे, वो थे डिफरेंट ज़बानों से उनका सामना हो रहा था. तो इसमें सर विलियम जॉन्स का हमने जिक्र किया, जो इंडिया में जज थे, तो उन्होंने यहाँ पे संस्कृत, ग्रीक और लैटिन में जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो फाइंड की, और उसके फिर बाद में
ये क्लासिफिकेशन हुई कि ये तीनों लैंग्वेजेस बेसिकली किसी एक लैंग्वेज से डिराइव्ड हुई हुई है। इसमें अगला जो रोल प्ले किया इस फैमिली ट्री थ्योरी के ऊपर खास तौर पे, दैट इज द अगस्टस शिक्लैकर, एक और नाम है, तो ये वीडियो ऑडियो लेक्चर में मैं नामों को लिख दूंगा, आई होप सो। अगस्टस शिक्लैकर जो है, जर्मन स्कॉलर, इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट ऑफ द फैमिली ट्री थ्योरी अकॉर्डिंग टू विच लैंग्वेजेस ऑफ द सेम फैमिली डिसेंड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ये जो फैमिली ट्री थ्योरी है, ये सारी बाकायदा से ऑर्गेनाइज की अगस्टस शिक्लैकर ने, एक जर्मन स्कॉलर थे और लिंग्विस्ट थे। This kind of the tree was not constructed at once. Scholars spent years of the painstaking research to provide evidence which made such construction possible. तो ये जो हम आपके साथ शेयर करेंगे अभी फैमिली ट्री का जो सिस्टम है, तो ये कोई एक दिन में कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, हमें तो पढ़ने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी हुई है। तो बिसाइड्स द इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ द लैंग्वेजेस देयर आर मैनी अदर फैमिलीज। अब ये नतीजा निकाला सर जॉन्स की रिसर्च और बाद वाली रिसर्चर्स ने कि संस्कृत लैंग्वेज जो है, जो ग्रीक है और जो लैटिन है, ये हो ना हो किसी एक ज़बान से निकली है, जिनको बड़ी फैमिली को नाम दिया गया, उनकी जो मदर प्रोटो लैंग्वेज है उसको कहा गया कि ये इंडो यूरोपियन फैमिली है, इंडो यूरोपियन फैमिली की ये सारी ज़बानें हैं। तो टोटल जो दुनिया में अभी वो इस इंडो यूरोपियन फैमिली के अलावा जो अदर फैमिलीज मिली हैं वो 5 और हैं, तो 6 ये कुल हो जाती है। तो 6 इंडो यूरोपियन फैमिलीज की लैंग्वेजेस हैं जो आपने याद रखनी है। इंडो यूरोपियन फैमिली एक है जिसको हम ज्यादा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, और बाकी जो फैमिलीज हैं उनमें है सिमेटिक। ठीक है, सिमेटिक जो लैंग्वेज फैमिली है इसमें आती है अरेबिक, हेब्रियो, ठीक है, और एम्हारिक। तो इसका मतलब हेब्रियो और अरेबिक जो है इन सारी जो अरब कंट्रीज की जो लैंग्वेजेस हैं इनको कहा जाता है सिमेटिक हैं। इनको सिमेटिक रेस भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसमें ये सारे लोग आ जाते हैं। हैब्रियो जो जबान बोलते थे वो जो अरेबिक है, ये दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, अरेबिक और हैब्रियो। इनकी जो मदर है वो एक है, सिमेटिक। इस तरह आल्टेक लैंग्वेज है, इसमें टर्किश और मंगोल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इनकी भी लैंग्वेज फैमिली का नाम है आल्टेक। इससे हमें पता चलता है जो टर्किश और मंगोल हैं ये भी एंसेस्ट्रली एक हैं पीछे से, ठीक है। और हमारे यहाँ जो मंगोलों का नाम बिगड़ के मुगल हो गया है, ये मंगोल ही हैं जो मुगल कहलाए इंडिया में आके। साइनो तिब्बतन एक और जो फैमिली का लैंग्वेज फैमिली है, पहली कौन सी हमने पढ़ी, इंडो यूरोपियन, सिमेटिक, आल्टेक, साइनो तिब्बतन। इसमें चाइनीज लैंग्वेज, मैंड्रिन लैंग्वेज है, वू चाइनीज है, शिंघाई की जो है, और तिब्बत की जो लैंग्वेज है, ये सारे ग्रुप को हम कहते हैं साइनो तिब्बतन फैमिली है। उसके अलावा ड्रेविडियन है। ड्रेविडियन जो इंडिया के कुछ इलाकों में आ जाती है, और खासतौर पर ये श्रीलंका वाला पार्ट भी इसमें आ जाता है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम। ये जो लैंग्वेजेस का सारा ग्रुप है ये ड्रेविडियन लैंग्वेज इनको कहा जाता है। ये ड्रेविडियन रेस भी है इनकी मदर। और बांतु जो लैंग्वेज है, बांतु जो ग्रुप है, ये मदर लैंग्वेज है सारी अफ्रीकन लैंग्वेजेस की। जो अफ्रीका के अंदर जितनी भी ज़बानें बोली जाती हैं ये डिसेंडेंट हैं फ्रॉम बांतु के साथ। तो बांतु, ड्रेविडियन, साइनो तिब्बतन, ऑल्टिक और सिमेटिक और इंडो यूरोपियन फैमिली, ये 6 कितने हमारे पास आ गए, 6 फैमिलीज। ये 6 मदर लैंग्वेजेस हैं, प्रोटो लैंग्वेजेस हैं। और ये 6 भी पीछे यकीनन एक रही होंगी, उसका कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन यकीनी बात है कि वो पीछे से एक ही रही होंगी। तो इसके अलावा भी एक ट्रबल है, शायद ये टोटल 6 से भी ज्यादा होंगी, लेकिन अभी जो कि रिसर्च हो रही है। Apart from these languages family, there are other families too, as mentioned above. Beside them, there are some language isolates. कुछ लैंग्वेज हैं ऐसी हैं जिनको इनके स्ट्रक्चर के एतबार से और वोकैबुलरी के एतबार से हम किसी भी लैंग्वेज फैमिली के ग्रुप में नहीं डाल सकते, ठीक है। उनको हम आइसोलेट्स कहते हैं। तो ये किसी भी फैमिली में नहीं फॉल करती हैं। इनकी एक एग्जांपल है बुरुशास्की, ठीक है। बुरुशास्की लैंग्वेज जो कि हुंजा में बोली जाती है, गिलगित के एरिया में ना, गिलगित में पाकिस्तान के अंदर हुंजा में बुरुशास्की लैंग्वेज, ये अपने स्ट्रक्चर के एतबार से बड़ी यूनिक है। इसका मतलब है जो बुरुशास्की कबीला है, जो ट्राइब है, जो गिलगित के लोग हैं, हुंजा के लोग हैं, हुंजा वैली वाले स्पेशली, ये डिफरेंट हैं बहुत ज्यादा। ये किसी भी फैमिली रेस से बिलोंग नहीं करते, ये अलग हैं। 6 जो हमारे सामने आई हैं ये इनमें से किसी से भी बिलोंग नहीं करते। तो इनको हम आइसोलेट्स कहते हैं। और इनकी
जो प्रोटो लैंग्वेज है उनका भी हमें आइडिया नहीं है। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पाकिस्तान में ये मत समझिएगा 4-5 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। अब तक के रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 72 ज़बानें मिली हैं, 72 सेपरेट लैंग्वेजेस मिली हैं। अब सोचने वाली बात जो आगे जो है वो ये है, एक तो 2 चीज़ों में आप इंटरेस्टेड होंगे कि उर्दू और पंजाबी आखिर इनकी प्रोटो लैंग्वेज कौन सी है वो आप जानना चाहेंगे, और दूसरी इंग्लिश की प्रोटो लैंग्वेज जानना चाहेंगे कि इंग्लिश कहाँ से आई है। तो जैसे कि हम पहले जानते हैं कि इंग्लिश के बारे में बात कर लें, दैट इज़ जैसे आपने पढ़ा है कि ये एंग्लो सैक्सन की लैंग्वेज थी और ये जर्मन ट्राइब्स थे, ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा अभी। अब देखिए किस तरह वो बात कंसोलिडेट हो रही है कि बिल्कुल ये जो इंग्लिश और फ्रीजियन है इनकी मदर जो है एंग्लो फ्रीजियन है, एंग्लो सैक्सन और एंग्लो फ्रीजियन, और इनकी जो आगे मदर है वो जर्मैनिक लैंग्वेज है, और जर्मैनिक जो है वो निकली है जो प्रिमिटिव इंडो यूरोपियन, यानी इंडो यूरोपियन जो मदर लैंग्वेज है उसकी डॉटर लैंग्वेज है जर्मैनिक लैंग्वेजेस, और जर्मैनिक की डॉटर है आगे एंग्लो फ्रीजियन, और एंग्लो फ्रीजियन की आगे 2 सिस्टर्स हैं इंग्लिश और फ्रीजियन, ये 2 जबानें हैं। जर्मैनिक ग्रुप में तो 3 बड़ी उस तरह से डॉटर हैं, एंग्लो फ्रीजियन, डच जर्मन एंड स्कैंडिनेवियन। तो इंग्लिश जो है ना ये स्कैंडिनेवियन के क्लोज नहीं है, बल्कि डच जर्मन वाले साइड पे भी नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश फ्रीजियन के क्लोज है। दूसरी जो आप जानना चाहेंगे जो प्रिमिटिव यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, इनका एक ग्रुप है जर्मैनिक, बड़ा जो ग्रुप है, एक सेल्टिक है, इटैलिक है, हेलेनिक है, इंडो ईरानियन है, उसमें ईरानियन लैंग्वेजेस आ जाती हैं, और इंडिक आ जाती है। इंडो ईरानियन जो लैंग्वेज है ना, इनकी आगे ईरानियन में ग्रुप में डिवाइड हो जाती है और इंडिक ग्रुप में, और जो इंडिक ग्रुप है उसके अंदर जो आ जाती है फिर ये सारी संस्कृत एंड पाली, हिंदी, उर्दू, बंगाली, ठीक है, नेपाली, ये सारी गुजराती, सिंधी, पंजाबी, ठीक है, बिहारी, ये सारी सिस्टर लैंग्वेजेस हैं, दे ऑल सिस्टर लैंग्वेजेस। इनकी मदर है इंडिक, उनकी मदर है इंडो ईरानियन, और उनकी मदर है इंडो यूरोपियन बड़ी जो। और यहाँ पे हम ईरानियन लैंग्वेज से अलग हो जाते हैं इंडो ईरानियन में। तो ईरानियन में उस साइड पे चली जाती है पश्तो, पर्शियन, ठीक है, और ईरानियन की ये सारी टाइप्स हैं। तो इस तरह बाल्तो सैलमनिक भी हैं। तो ये सारा जो फैमिली ट्री का चार्ट है ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप इसको एक नज़र देख सकते हैं। और मेन जो है आप अपनी पंजाबी और उर्दू का सोर्स देखेंगे पीछे क्या, और टोटल ये कितने फैमिली ट्रीज हैं 6 में हमने डिवाइड किया, और एक कुछ आइसोलेट्स का भी हैं, खासतौर पर बुरो शास्की जो लैंग्वेज है, बुरो शास्की हुंजा में बोली जाती है, ये आइसोलेट्स के ग्रुप में आती है। तो ये 19th सेंचुरी तक ये काम हुआ था। हम अब अगले लेक्चर में देखेंगे कि 20th सेंचुरी में लिंग्विस्टिक ने क्या टर्न लिया। ठीक हो गया, दिस दैट वाज द टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। आप